हेलो अटेंशन प्लीज। तो ये वेक्टर चैप्टर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर बात करने वाले हैं। काफी बेहतरीन तरीके से आपको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया जाएगा, तो पेशेंस से आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा देन आज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये नंबर 1 होगा आज के लेक्चर के अनुसार। वैसे मैंने 11 टाइप और डिस्कस कर रखा है, तो आप लेक्चर 2 को देखोगे तो उसमें 11 टाइप और मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये 12वां टाइप होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अच्छा 1-2 को छोड़ो, यहां से हम लोग हेडिंग बनाते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज के पोजीशन को, किसी पार्टिकल के पोजीशन को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, है ना। ये किसी कोऑर्डिनेट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा या फिर स्पेस में किसी पार्टिकल के पोजीशन को, लोकेशन को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे मैं यहां पर कोऑर्डिनेट बना दूं, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट बना दूं, ये x है अपने पास, और आप सभी को पता है x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i कैप, और ये अपने पास क्या है, y है, और y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है अपने पास वो क्या है, j है। अब मैं पूछूं कि बताओ कि ये पॉइंट यहां दे दिया p और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x, y, और मैं पूछूं कि बताओ ये पॉइंट कहां है, तो क्या अभी आप कुछ बोल पाओगे? नहीं। जैसे मैं बोलूं दिल्ली दूर है, कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं। ये भी बोलना पड़ेगा ना, दिल्ली कहां से कितना दूर है। ठीक है, कहां से, तो जो कहां से आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस। क्या बोलते हैं? रिफरेंस बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट में अपने पास जो रिफरेंस होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं ओरिजिन को। तो ओरिजिन जो है वो एज अ कोऑर्डिनेट एज अ रेफरेंस जो है हम लोग के पास क्या होता है, कंसीडर होता है। तो मैं बोलूं कि पॉइंट P कहां है, तो ये भी बोलना पड़ेगा कहां से कहां है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं बेसिकली कि ये अपने पास ओरिजिन है O, बताओ कि ओरिजिन से ये पॉइंट कहां पर है। तो आप एक सीधा लाइन खींचोगे और इसको मिला दोगे, बोलोगे सर इतने डिस्टेंस पर ये क्या है, पॉइंट P है। आपने जो ओरिजिन से सीधा लाइन खींचा, पॉइंट P को मिलाया, एक्चुअल में यही है पोजीशन वेक्टर। यह आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसका डायरेक्शन अपने पास ऐसे है, जिसका डायरेक्शन अपने पास कैसे है, ऐसे है। और पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग दिखाते हैं किससे, R से। तो यहां आप बोल सकते हो कि जो OP वेक्टर आपने बनाया, इसी को आपने क्या बोला, वेक्टर R। ये बेसिकली क्या है, यही बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। ये अपने पास क्या है, तो ये है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या किया, किसी पॉइंट का स्पेसिफाई कर दिया कि ये पोजीशन जो है वो कहां है। अब बोलोगे कैसे, तो आप यहां से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये x में कितना है, x है, और y में कितना है अपने पास, तो y में ये कितना है, y है। अगर ये y है तो ये भी क्या है, y है। तो आप सिंपली जान पाओगे कि अपने पास पॉइंट P जो है वो x में इतना है और y में इतना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अब एक क्लियर इंफॉर्मेशन अपने पास है कि पॉइंट P कहां पर है। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या कर रहा है, तो वो ओरिजिन से पॉइंट P का डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है वो हम लोग को बता रहा है। अगर ये एंगल थीटा होगा, या फिर मान लो इसको अल्फा मान लेते हैं, तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं टेन थीटा लगा करके। तो ये पता चलेगा कि अल्फा जो है वो निकलने के बाद कि x एक्सिस से कितने एंगल पर पॉइंट P है, या फिर y एक्सिस से कितने एंगल पर पॉइंट P है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिया, पॉइंट P का निकाल लिया, और ओरिजिन से, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि x एक्सिस से मैं थीटा निकाल लिया। तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, वो तो डायरेक्शन डिफाइन कर दिया ना कि इससे 30 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पे होगा, 65 डिग्री पे होगा। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा है किसी पार्टिकल के पोजीशन को, ये डिफाइन कर रहा है किसी पार्टिकल के लोकेशन को, मतलब ये पोजीशन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना। किसी पार्टिकल के किसको डिस्क्राइब करता है, पोजीशन को। तो डेफिनेशन में वही लिख देता हूं, तो लिखेगा मेरे साथ, वेक्टर, है ना, वेक्टर दैट
पॉइंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डेफिनेशन क्या, वेक्टर दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के बारे में जो डिस्क्राइब करेगा वही क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो यहां से आपने देखा कि ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये अपने पास क्या है, तो ये है अपने पास पोजीशन वेक्टर। अब आइए देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर मैंने आर को बोला, तो वेक्टर आर लिखेंगे कैसे। तो एक्स में कितना है, एक्स है, तो मैग्नीट्यूड इसका एक्स हो जाएगा। और एक्स में डायरेक्शन क्या है, आई क्या है। वाई में कितना है, वाई है, और देखो डायरेक्शन वाई में क्या है अपने पास, जे। तो ये आप लिख सकते हो कि ये अपने पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे या फिर बोलोगे कि इसको मॉड, जब इसका मॉड जब निकालोगे, ये क्या है, मॉड है ना, MOD मॉड। ठीक है, तो जब आप इसका मॉड निकालोगे तो ये मॉड जो है वो बताता है मैग्नीट्यूड को। वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को। तो यहां से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो लिखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर है ना, या फिर सिंपली क्या लिख लो, आर लिख लो, वही तुम्हारा क्या है, वही तुम्हारे पास है मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखिएगा, OP और यहां से इसको Q बोल देते हैं, तो OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। OP का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब इस एरो का लेंथ, इसका मतलब इस एरो का जो लेंथ होगा वही तो बतलाएगा मैग्नीट्यूड को। तो इसका लेंथ तो आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो इसका स्क्वायर मतलब ये लेंथ का स्क्वायर, तो ये लेंथ अपने पास क्या है, r है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का स्क्वायर है ना, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, वाई स्क्वायर। यही है आपका मैग्नीट्यूड का वैल्यू वेक्टर आर का। ठीक है, तो आप इसी को रिप्लेस करके फिर से मॉड ऑफ वेक्टर आर भी लिख सकते हो, दोनों बात क्या है, सेम। अब देखिए कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। ये क्या है, मैग्नीट्यूड का। अच्छा, अगर 3D रहता तो मतलब मान लो कि कोऑर्डिनेट अपने पास रहता, कोई मान लो डिस्प्लेसमेंट सॉरी पोजीशन वेक्टर है, वो इस तरीके से दे दिया। वो किस तरीके से दे दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर आर, या फिर इसी को बोलो आर। ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, देखो कैप हटाएंगे, आई कैप हटाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर, जे कैप हटाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर, के कैप हटाएंगे, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर। हालांकि ये कोई नियम नहीं है कि कैप हटेगा तो स्क्वायर आएगा, बस आप याद रख सकते हो कि इसको हटाएंगे तो इसके कोएफिशिएंट पे स्क्वायर, इसको हटाएंगे इसके कोएफिशिएंट पे स्क्वायर, और इसको हटाएंगे तो इसके कोएफिशिएंट पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 3D में भी, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 3D में भी। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो नीचे कहां तक दिख रहा है, मैं एक बार देख लो, हाँ नीचे दिख रहा है। तो दूसरा लिखते हैं फॉर डायरेक्शन, आप देख लेना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा देना। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं टेन अल्फा। तो देखो ये टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x लिख सकते हैं। इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y अपॉन x। तो यहां से एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कंप्लीटली पॉइंट P का हमने पॉइंट P का डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, और ये एंगल निकाल करके ये जान लिया कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो कहां पर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करते ही है ना, मैं नोट डाउन आप कर लोगे जब, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, और काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, तो आपको दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर लिख लिया है देन मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अब सिंपली क्या कर रहा है ना, एक क्वेश्चन दिया और बोला क्या कि निकालो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना, निकालो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगा। और कोऑर्डिनेट दे दिया, एक बोला कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है 4,3। कोऑर्डिनेट कितना है, 4,3। और बोल रहा है क्या कि पहला क्या निकालना है हम लोग को, तो पहला निकालना है पोजीशन वेक्टर। सिर्फ दिया क्या, कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर हम लोग को निकालना है क्या होगा। उसके बाद हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हम लोग को निकालना है कि ये एंगल कितना बना है, दैट मींस अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना है।
तो कुछ नहीं करना है, देखो तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये x होगा, ये क्या होगा y, पॉइंट यहां पर होगा कहीं 4,3, देख लेना अपने हिसाब से। ये वेक्टर मैं बनाऊंगा, इसी को बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, इसी को क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x में कितना है 4 है तो 4i कैप, y में कितना है 3 तो 3j कैप। तो ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया पहले का आंसर। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, तो रूट अंडर, देखो तो 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर करें कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो रूट कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा कितना 5, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। अब टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा या फिर टेन अल्फा बोल लो, देखो तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 4, और ये हो जाएगा अपने पास, एक मिनट, ये हो जाएगा अपने पास सिंपली 3 है ना, और ये हो जाएगा अपने पास क्या 4। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। याद करो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 कब होता था, जब थीटा कितना हो, तो थीटा अपने पास 37 डिग्री जब होता था, तब जाकर के इसका टेन थीटा का वैल्यू कितना होता था 3/4। अगर नहीं पता है तो बेसिक मैथ के ट्रिगोनोमेट्री में जाकर के देखो, मैंने बताया है ना, 53 डिग्री और 37 डिग्री दोनों के बारे में मैंने क्या किया वहां पे बताया, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहा क्या पोजीशन वेक्टर का कुछ कहानी। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे एक बार रफली, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया पॉइंट 1, ठीक है, बोला इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ओरिजिन से खींचना एक लाइन, इसको मिला देना। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया इसका ये होगा, इसका ये होगा, यहाँ पर दे दिया इसका ये होगा, यहाँ पर दे दिया इसका ये होगा। तो कहीं भी अगर आपको पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, ओरिजिन से एक लाइन खींचोगे और उस पॉइंट को मिला दोगे, वही तुम्हारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है, वही तुम्हारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। नोट डाउन करो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिख लिया होगा है ना, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ा जाए और समझते हैं अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। किसको समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। देखो पोजीशन वेक्टर अगर समझ में आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, दो पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हालांकि कई लोग बोलते हैं डेफिनेशन गलत है, और वास्तविकता भी है कि ऐसे बोलना सही नहीं है, क्योंकि छोटे दूरी को अगर हम लोग बोलेंगे विस्थापन, है ना, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे वहां, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, वो गलत बोलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ना। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है पॉइंट बी है, अगर एक चीटी है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलते 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 कहां पहुंचा, यहाँ पे। अब बताओ ये क्या है, तो उसका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो ये हो गया उसका क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, दो पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, वही दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। हालांकि उसकी बात नहीं करते, आते हैं अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ये x है और ये अपने पास क्या है y है, दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पॉइंट 1 है और यहाँ पर पॉइंट 2 है। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया x2, y2। पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे बनाओगे, तो एक सीधा रेखा खींचोगे, एक सीधा लाइन खींचोगे और उस पॉइंट को मिला दोगे, ये हो गया r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है, पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट जो 2 है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे, तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे कुछ ऐसे, r2 वेक्टर, ठीक है। अब पॉइंट 1 और 2 के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर दो बात हो सकता है, क्या क्या, तो पहला तो ये हो सकता है कि 1 to 2 कोई पार्टिकल गया हो, और दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि 2 to 1 कोई पार्टिकल गया हो, ठीक है। तो जब 1 से 2 पर कोई पार्टिकल जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, है ना, डायरेक्टेड होगा 1 to 2, और जब 2 से 1 पर आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा होगा, डायरेक्टेड होगा 2 to 1। तो इसको हम लोग बोलेंगे r21 वेक्टर, जब पार्टिकल 1 से कहां जा रहा है 2 पर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसको हम लोग बोलते हैं r12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ये 2 से 1 पर आ रहा है, ये 1 से 2 पर जा रहा है, ये नोटेशन है तो समझ करके रखना।
तो हम क्या करते, बारी बारी से इन चीजों को निकालते हैं। जब 1 से 2 पर गया होगा कोई पार्टिकल, तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो r21। और जब 2 से 1 पर आया होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोलेंगे, r12। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि r21 वेक्टर और अपने पास जो r12 वेक्टर है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों के दोनों हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने हेडिंग ही नहीं बनाया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अच्छा बना लेना यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बिल्कुल। तो यहां से बोल सकते हैं कि r21 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू r12 वेक्टर का मॉड, और मान लेते हैं कि ये किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ये डायरेक्टेड है ऐसे और ये डायरेक्टेड है ऐसे। अब निकालेंगे कैसे, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे r21 वेक्टर, और यहां जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसको r12 वेक्टर बोलेंगे। और निकालेंगे कैसे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ना, वो होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कैसा डिफरेंस होता है, दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो जब 1 से 2 पर जाएगा तो 2 का पोजीशन वेक्टर फाइनल और 1 का क्या होगा, इनिशियल। ये बन जाएगा फाइनल और ये बन जाएगा इनिशियल। तो डिफरेंस निकालते हैं ऐसे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मतलब r21 निकालना है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और यहां से देखो तो जब अपने पास 2 से 1 पर आएगा तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से r1 वेक्टर माइनस का क्या लिखेंगे, r2 वेक्टर। मैंने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जब 1 से 2 पर गया तो फाइनल ये, इनिशियल ये, तो दिस माइनस दिस। जब 2 से 1 पर आया तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो दिस माइनस दिस किया। अब सवाल है कि ये आता कैसे है, ये जो आप सर लिख रहे हो, ये जो आप लिख रहे हो एक्चुअल में आया कैसे। समझ गया कि r21 लिखना होगा तो r2 माइनस r1, r12 लिखना होगा तो r1 माइनस r2, बट ये आता कैसे, हाउ, आया कहां से, है ना, कैसे, ये कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्राइंगल लॉ की जरूरत पड़ती है। किसकी, ट्राइंगल लॉ की जरूरत पड़ती है हम लोग को। ट्राइंगल लॉ के बारे में अगर आप लोग थोड़ा भी जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। देखो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, अगर मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसके हेड पर रखा हुआ है दूसरे वेक्टर का टेल, मान लो ये वेक्टर क्या है, बी है, तब जाकर के पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा अपने पास, ठीक है, जो लाइन होगा अपने पास, उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। इस चीज को ध्यान में रखना, पहले के हेड पर अगर दूसरे का टेल हो तो पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाने वाला जो होगा लाइन, वो रिजल्टेंट होता है। आजा जब 1 से 2 पर गया तो डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा r1 वेक्टर, ठीक है। अब 1 से 2 पर गया है तो ये अपने पास है r21 वेक्टर, है ना, और ये अपने पास क्या है, तो ये होगा अपने पास r2 वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर लगाओ ट्राइंगल लो, देखो तो इसके हेड पर इसका टेल है और इसके हेड और इसके टेल को ये ज्वाइन कर रहा है, मतलब वेक्टर ए के जैसा कौन बिहेव करेगा, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, और वेक्टर बी के जैसा बिहेव करेगा r21 वेक्टर। तो प्लस में क्या लिख सकते हैं, r21 वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट के जैसा बिहेव करेगा r2 वेक्टर, है ना। तो यहां से सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताना जरा, क्या निकालना है, तो निकालना है हम लोग को r21 वेक्टर। तो r21 वेक्टर बराबर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस का r1 वेक्टर। देखो आ गया, क्या आ गया। चलो अब यहां पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहां अगर आप देखोगे कि 2 से जब आएगा 1 पर तो ऐसा कुछ दिखेगा r12 वेक्टर, और ये अपने पास रहा r2 वेक्टर, और ये अपने पास रहा r1 वेक्टर। देखो किसके हेड पर किसका टेल है, तो इसके हेड पर इसका टेल है, मतलब ए ये और बी ये, है ना। और उसके बाद देखो इसके टेल और इसके हेड को ये मिला रहा है, मतलब रिजल्टेंट ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आर। आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r1 वेक्टर। इसीलिए आप लिख सकते हो r12 वेक्टर को r1 वेक्टर माइनस का क्या, r2 वेक्टर। देखो आ गया, क्या आ गया ना। तो ये ट्राइंगल लॉ से आता है एक्चुअल में।
अब ट्राइंगल अगर आप जानते हैं तो आपको आसान होगा, और नहीं जानते हैं तो आप लोग को फिर दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग इसे लिख ले। अच्छा, डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं यहाँ से? तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? तो डिफरेंस है दो पोजीशन वेक्टर के बीच का। तो लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, है ना, टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लो। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा है ना, तो मैं थोड़ा सा पसीने को भी साफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो लिखो। लिख लिया, वेरी गुड। जब लिख लिए हो, है ना, तो अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूला लिखना क्या है, काफी जरूरी है ना, और देखना भी काफी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उस पर सवाल आते हैं, और जब सवाल आते हैं तो बच्चे अटक जाते हैं, है ना, जो कि सही नहीं। देखो बोला क्या कि एक पॉइंट 1 है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, है ना, और एक पॉइंट 2 है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2। सेम वैसे ही, और कोई पार्टिकल 1 से चला गया 2 पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर r कंसीडर कर ले तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से यहां गया है, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। अब बोलेगा 2 से 1 पर आया, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल, अभी 1 से 2 पर गया तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? चलो, अब सबसे बड़ी बात कि r1 वेक्टर क्या होगा? तो r1 वेक्टर होगा अपने पास, सिंपली देखो, r1 का मतलब 1 का कोऑर्डिनेट, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। r2 वेक्टर क्या होगा? तो r2 वेक्टर को लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप लिख सकते हैं। तो यहां से वेक्टर r, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको क्या लिखेंगे? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यहां से वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r2 ना, तो यहां से x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। सिंपली आप एक जैसे को एक साथ लिख लो, तो x2 i कैप माइनस x1 i कैप, दिस माइनस दिस, है ना, और प्लस में y2 j कैप, तो y2 j कैप माइनस का क्या? y1 j कैप। तो सिंपली यहां से आप लिख सकते हो वेक्टर r इज इक्वल टू, कॉमन क्या होगा? i कैप, तो x2 माइनस x1 इंटू i कैप और प्लस y2 माइनस y1 इंटू क्या? j कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड ऑफ वेक्टर r की बात करें, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, i कैप को हटाओगे, इसके कोएफिशिएंट पर स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, और j कैप को हटाओगे, उसके कोएफिशिएंट पर क्या लगाओगे? स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। 3D का बात करें, लिखे फॉर 3D। जैसे मान लो कि पॉइंट 1 जो है इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, z1, और यहां से कोई पार्टिकल गया 2 पर और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, z2, तब क्या करोगे? तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो देखो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से क्या लिखेंगे? सबसे पहले x2 माइनस x1 i कैप, है ना। अब यहां पर निकाल करके नहीं देखने वाला, ठीक है, ऐसे, क्योंकि निकालोगे तो फिर इसको क्या लिखोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। वैसे ही इसका फिर घटाओगे, डायरेक्ट लिखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और मैग्नीट्यूड इसका पूछेगा तो क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना है, i कैप हटाओ, इसके कोएफिशिएंट पर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। j कैप हटाओ, इसके कोएफिशिएंट पर स्क्वायर लगा दो, और k कैप हटाओ, इसके कोएफिशिएंट पर क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। कहानी क्या हो गया? खत्म, है ना। तो आप 2D के लिए भी देख लिए और 3D के लिए भी देख लिए। चलिए अब एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से
ऐसे सवाल के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सवाल के हम लोग आंसर निकाल पाते हैं, ऐसे सवाल के क्वेश्चन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे, है ना। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद बाकी इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो भी आएगा जिसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने। अगर लिख लिया है तो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं ना, और उसके बाद एंड कर देंगे इस चीज को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा अपने पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वीडियो होगा उसमें। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वीडियो कब आएगा, तो वो आएगा कल मतलब एक दिन बाद, है ना, और वो होगा लेक्चर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि बोल दिया कि कोई पार्टिकल है ना, कोई पार्टिकल है और वो पॉइंट P से मूव कर गया Q पर। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया 1, 2, 3 और पहले 2D का देखते हैं ना, पहले किसका देखते हैं 2D का। पॉइंट P का दे दिया कोऑर्डिनेट 1, 2 और ये मूव कर गया कहाँ पे, Q पर। Q पर चला गया, P से कहाँ, Q पर, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3, 4। बोला बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, आप जानते हो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो यहाँ से आप सिंपली लिखोगे, देखो तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 2 j कैप। तो योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 2j कैप लिख सकते हो। ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा आंसर। इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर लिखोगे 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 बाहर निकल जाएगा, है ना, तो 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा आंसर। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दे दिया, बोला पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और यहां से कोई पार्टिकल मूव कर गया Q पर और इसका कोऑर्डिनेट दिया 4, 5, 6 और बोला क्या कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो क्या करोगे, इतना लफड़ा करना है क्या, नहीं, दिस माइनस दिस 3i कैप, दिस माइनस दिस प्लस का 3j कैप, दिस माइनस दिस प्लस 3k कैप। और अगर आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना होगा तो मॉड निकाल लो, 9, 9, 9, है ना, 9, 9, 9, अरे 3 का स्क्वायर 9, फिर 9, फिर 9, ये कितना हो जाएगा 27। ये तुम्हारे पास क्या आंसर, या फिर 3√3 इसका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आप पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझ सकते हैं। अगर समझ में आ गई है ना, तो अच्छी बात। और अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, लेक्चर को कंटिन्यू करो। हम लोग आप को, है ना, आपके लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो ठीक रहेगा सारा चीज़। ठीक है, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं से स्टूडेंट ही होते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो बाकी रातों को जगने में हमको अच्छा लगता है। ठीक है,